नमस्कार दोस्तों। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के इस एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जहां पर हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में फेज शिफ्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस अगर हमें डी वाई एन या वाई एन डी 11 वाई एन डी 1 ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, वाई एन डी 1 ट्रांसफार्मर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वाई एन डी 11 ट्रांसफार्मर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास एक कनेक्शन दिया हुआ है तो उसको देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर क्या है। वो सभी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब इस सेशन में हम एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि जो हमने लास्ट टॉपिक किया था जहाँ पर हमने फेज शिफ्ट की बात की थी, फेज शिफ्ट इन ट्रांसफार्मर या फेज शिफ्ट इन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, ये हमने लास्ट टाइम जब बात की थी फेज शिफ्ट इन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की, या जो हम आज बात करने वाले हैं ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, या जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, जहाँ पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ये सभी चीज़ें ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम जब बात करेंगे, या डेल्टा वाइंडिंग्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये जितनी भी टॉपिक्स है, डेल्टा वाइंडिंग्स के यूज़ क्या होते हैं, या फिर कि क्यों हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, या स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर अगर यूज ना करें सिर्फ स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होगा तो क्या होगा, या स्टार स्टार ट्रांसफार्मर विद ग्राउंडिंग, मतलब एक साइड में ग्राउंडिंग, या स्टार ट्रांसफार्मर विद बोथ एंड ग्राउंडिंग। तो ये जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है, इसको करने का हमारा मेन मकसद ये है कि जब हम अपने मेन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के टॉपिक पर आएंगे, मेन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के टॉपिक का क्या मतलब है कि जब हम डिस्कस करेंगे हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बैकअप ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, बैकअप ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, और जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है बैकअप इम्पीडेंस प्रोटेक्शन। तो उस सभी टाइम पर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन के हिसाब से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन न्यूमेरिकल रिलेज में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, या ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस अगर चेंज कर दिया गया है तो उसके कारण से न्यूमेरिकल रिले के इम्प्लीमेंटेशंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि लास्ट सेशन से ही मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ कि कंपनसेशन मैट्रिक्स, तो ये सभी चीज़ें कि क्यों आवश्यकता होती है और कैसे हमें इन चीज़ों को टेक केयर करना होता है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस के न्यूमेरिकल रिलेज के थ्रू, ये तभी समझ में आएगा जब हम इन एक एक टॉपिक को, जैसे कि जब लास्ट सेशन में जो हमने बात की थी फेज शिफ्ट इन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्ट इन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, और जो हम आज अभी बात करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज जो है हम बेसिकली सिर्फ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर वो आप लोगों को सही से क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो अगर ये हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है तभी हम फॉल्ट को या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन फिलॉसफीज को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आइए हम आज की जो अपना मेन टॉपिक है करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफो। अब डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर की बात तो आपको मैंने पिछले सेशन में ये बताया ही था कि डेल्टा स्टार का हम डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि ये एक कोई कनेक्शन है डेल्टा का, ये एक टाइप का कोई भी कनेक्शन हो सकता है, और ये जो है हमारा स्टार वाला वाइंडिंग है। ये यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि ये DYN1 है या YND11 है, जो भी है, क्योंकि ये आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, उसमें कुछ वैसा है नहीं। ये मान लीजिए हमारे पास ए फेज, बी फेज और सी फेज की वाइंडिंग है, ए बी सी, डेल्टा साइड, ये हमारा डेल्टा साइड है, और ये जो है हमारा स्टार साइड है।
और स्टार साइड की ये 3 वाइंडिंग है हमारे पास, ABC या RYB कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने AB और C नाम दे दिया है। अब जो हम अभी बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी एक साइड में फॉल्ट आता है, और फॉल्ट आने का मतलब यहाँ पर हम दोनों टाइप की फॉल्ट की बात करेंगे कि फेज टू फेज फॉल्ट ऑन स्टार साइड, फेज टू फेज फॉल्ट एंड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये दोनों टाइप का जो फॉल्ट है, इन दोनों टाइप का फॉल्ट का स्टार साइड में जब ये फॉल्ट आएगा ऑन स्टार साइड, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा डेल्टा वाइंडिंग्स के अंदर स्टार साइड, तो हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डेल्टा वाइंडिंग। तो यही हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्टार साइड में फेज टू फेज और फेज टू ग्राउंड फॉल्ट अगर आता है तो डेल्टा वाइंडिंग में करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अभी इससे पहले कि आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझें, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब हमारे एनालिसिस में यूज कर आने वाला है। एक आपको पता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर MMF रूल है या एम्पियर टर्न बैलेंस है। एम्पियर टर्न बैलेंस का क्या मतलब है कि जो आपका प्राइमरी एम्पियर टर्न्स होगा और सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स होगा वो हमेशा बराबर होता है। तो प्राइमरी एम्पियर टर्न्स इज इक्वल्स टू सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स, अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। तो अगर 3 वाइंडिंग है और उसमें मान लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड वाइंडिंग क्लब करके थर्ड वाइंडिंग बन रहा है, या फर्स्ट सेकेंड मतलब 2 वाइंडिंग इस टाइप से आपका 1 2 3 3 वाइंडिंग है, तो आपका एम्पियर टर्न्स हमेशा जो है एम्पियर टर्न्स 1 प्लस मतलब जिस टाइप से भी हमारा वाइंडिंग अरेंजमेंट होगा इज इक्वल टू एम्पियर टर्न 3 हो सकता है। या अगर आपका वाइंडिंग इस टाइप से है कि एम्पियर टर्न 1 जो है 2 और 3 का सम है, तो ये हमेशा जो टोटल जो है ये बैलेंस होता है, इसको कहते हैं एम्पियर टर्न्स बैलेंस रूल। तो हमारा जो आज का पूरा डिस्कशन है वो इसी पर ही चलेगा, एम्पियर टर्न्स बैलेंस रूल के ऊपर ही। और जो भी हम करंट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो भी हम करंट की बात करेंगे, वो पूरा इसी के ऊपर चलेगा। और एम्पियर टर्न बैलेंस का क्या मतलब है, एम्पियर मतलब करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स एक साइड का मतलब प्राइमरी साइड का इज इक्वल्स टू करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड। अब जो इसका मतलब है कि प्राइमरी में जितने भी करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी के करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होता है। हम अपने डिस्कशन को, आज के डिस्कशन को सिंपल बनाने के लिए हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा टर्न्स रेशियो है वो 1:1 का है। टर्न्स रेशियो 1:1 का ज्यूम करने का क्या मतलब है कि जो आप स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की अगर वैसे नॉर्मल बात करेंगे तो इसमें टर्न्स रेशियो 1:1 नहीं होता है, वो 1.732 के फैक्टर से चलेगा, प्लस जो वोल्टेज रेशियो होगा वो भी आएगा। लेकिन हम अपने एनालिसिस को इजी बनाने के लिए, जिससे कि आपको करंट कंडीशन समझ में आ जाए, उसके लिए हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। ये हमारा एक एजम्पशन है सिंपल, ये एजम्पशन है कि जो हम आज का डिस्कशन करेंगे उसके अंदर कि टर्न्स रेशियो वो 1:1 है। अब टर्न्स रेशियो 1:1 का मतलब क्या है कि जो हम NP है उसको NS के इक्वल मान रहे हैं, मतलब IP और IS को इक्वल मान करके, और फिर हम अपनी एनालिसिस पूरे करेंगे। तो अब इसी बेसिस पर हम अपना एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम वही सेम ड्राइंग बना लेते हैं जो अभी हमने बनाया था। ये हमारे पास एक डेल्टा वाइंडिंग है, इस डेल्टा वाइंडिंग में मान लीजिए इस टाइप का ये डेल्टा वाइंडिंग है, ये 3 फेज हो गया A B C, और ये हमारे पास स्टार वाले वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये आपने डेल्टा और स्टार वाइंडिंग बना लिया। इस साइड का भी सेम हम मान लेते हैं A B और C। अब हम 2 कंडीशंस डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में, और वो 2 कंडीशन क्या है, हमारे ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं फेज टू फेज फॉल्ट ऑन स्टार साइड, फेज टू फेज फॉल्ट ऑन स्टार साइड। अब फेज टू फेज फॉल्ट ऑन स्टार साइड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हम ये 2 फॉल्ट, एक वे फॉल्ट मान लेते हैं कि फॉल्ट जो है A और B फेज के बीच में है। अब अगर स्टार साइड में फॉल्ट A B फेज के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप से इसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगा। इस टाइप से फॉल्ट करंट फ्लो होने का क्या मतलब है कि स्टार साइड में ये A फेज में ये करंट गया और B फेज से ये करंट इस टाइप से वापस आ गया। तो ये हमारा जो है इंटरनल जो फॉल्ट आया उस समय ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और एजम्पशन अभी हम कर रहे हैं कि हम लोड करंट
को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, हम अपने डिस्कशन में लोड करंट को शामिल नहीं करने वाले हैं, जिससे कि हम आसानी से करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ सके। अब देखिए, सबसे पहले अगर इस साइड में क्या हो गया यार, ठीक है, अगर हमारे पास ये सेकेंडरी साइड है और सेकेंडरी साइड में आपका करंट फेज ए और फेज बी के बीच में चल रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास करंट फेज ए फेज बी के बीच में चल रहा है तो इस करंट के जितना हमारा ए फेज में करंट चल रहा है उसी के आपके करस्पॉन्डिंग करंट, जितना मतलब ए फेज में करंट चल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग करंट सेम जो है हमारे पास यहाँ भी होगा, एज पर एम्पेयर टर्न बैलेंस रूल, कि यहाँ का मतलब जो मैंने अभी पीछे जस्ट पहले बताया था कि IP और IH दोनों बराबर है, तो जितना करंट इस फेज में है उतना ही करंट हमारे पास डेल्टा साइड में इस वाइंडिंग में हो गया। सेम वे अब जो करंट यहाँ पर है उसी के करस्पॉन्डिंग करंट हमारे पास इस वाले में भी आ गया। ये हमने ए और बी फेज के बीच में करंट बना लिया, और इस फेज में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोड करंट है, लोड करंट उसको हमने नेग्लिजिबल माना हुआ है या एज्यूम किया हुआ है, जीरो है, ये हमारा एजम्पशन है। तो अगर लोड करंट जीरो दैट मीन्स ये जीरो है और ये भी जीरो है। अब अगर ये जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला वाइंडिंग आपका जो है ये तो है नहीं, ओपन है। तो अब अगर हम बात करें इस वाले फेज की, इस वाले फेज में ये जो करंट आया है यहाँ से, ये करंट कैसे आ सकता है, इस करंट को इस वाइंडिंग में आने के लिए क्या पाथ है, सिर्फ यही पाथ है, करंट यहीं से इन हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस फेज में जो करंट है वो कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। तो अगर हम सभी को 1 यूनिट मानते हैं कि ये 1 है ये भी 1 है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक यूनिट करंट यहाँ से इन हुई, ठीक है। अब ये करंट जब यहाँ पर इन हुई 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट करंट आपका इस वाइंडिंग में जा सकता है और या तो इस वाले वाइंडिंग में आ सकता है। बट जब ये करंट यहाँ पर गया, आपके पास दो पाथ है, करंट या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ वाली ये वाली वाइंडिंग हमारे पास ओपन है तो इस करंट को जाने के लिए एक ही पाथ बचता है, तो ये 1 एम्पीयर करंट आपका इस वाइंडिंग के थ्रू चला गया। जब ये करंट यहाँ पर आया, ठीक है, अब देखिए जब ये करंट हमारे पास यहाँ पर आया है तो अब ये करंट क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद इस करंट के पास क्या ऑप्शन है कि या तो इधर आ सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर इधर जाएगा और ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ का एम्पेयर टर्न्स इस एम्पेयर टर्न से बैलेंस नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि जो करंट यहाँ से ऊपर वाले वाइंडिंग से आ रहा है वो 1 यूनिट करंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस वाइंडिंग में इस वाले एम्पेयर टर्न को बैलेंस करने के लिए 1 यूनिट करंट पहले से फ्लो हो रहा है, तो ये करंट भी इस नोड पर आ रहा है, तो 1 + 1, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 यूनिट करंट मिलेगा। अब आते हैं थर्ड वाइंडिंग में। थर्ड वाइंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सेकेंड वाइंडिंग की अगर बात करें कि हम बात करते हैं इस एम्पेयर टर्न को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर करंट आ रहा है, लेकिन इस वाइंडिंग में खुद से करंट कैसे आ सकता है, इस वाइंडिंग में करंट आने के लिए कहीं ना कहीं से तो उस करंट को फोर्स करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से करंट उसके अंदर इन होना पड़ेगा, जो कि इधर से नहीं हो सकता क्योंकि उसके डायरेक्शन के अपोजिट हो गया, इस साइड से भी नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट है। तो इस वाइंडिंग में करंट आने का पाथ क्या बनता है, इस फेज के थ्रू, सी फेज के थ्रू आपका जो है करंट जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो 1 एम्पेयर करंट या 1 यूनिट करंट है वो 1 यूनिट करंट आपका कहाँ से आएगा, इस वाइंडिंग से। तो आपका इस वाइंड मतलब इस लाइन के थ्रू, तो आपका ये वाला सर्किट अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो इस सर्किट को हम डेल्टा वाइंडिंग को कैसे बना सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास सी वाइंडिंग हो गया, सॉरी ये हमारे पास सी वाइंडिंग हो गया, ये बी वाइंडिंग हो गया, ये वाइंडिंग हो गया, ए बी सी, ये आपका स्टार वाला साइड था। स्टार वाले साइड में तो खैर हमने कुछ किया ही नहीं है, स्टार वाला साइड तो आपका सिंपल जैसा था वही है, तो ये हमारा स्टार साइड था। और हमने जो केस कंसिडर किया था वो ये था कि स्टार वाइंडिंग में यहाँ पर फॉल्ट है, ये हमारे पास ए
बी और सी 3 फेज थे और ये हमने फॉल्ट माना था। फॉल्ट जो था हमारा वो था ए बी फॉल्ट ऑन स्टार साइड, ए बी फॉल्ट ऑन स्टार साइड। इस ए बी फॉल्ट में हमने एज्यूम किया था कि ये वाला करंट जो है ये 1 यूनिट है 1 PU और ये वाला करंट भी हमारा 1 PU है क्योंकि फेज टू फेज फॉल्ट है। जब ये 1 PU है उस टाइम पर हमारे पास डेल्टा साइड में क्या हो रहा है, डेल्टा साइड में जो आपका हो रहा है वो हो रहा है फेज टू फेज फॉल्ट के केस में डेल्टा साइड में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 1 है। इसको जो ये वाला कंडीशन आता है इसको कहते हैं 2-1-1 करंट डिस्ट्रीब्यूशन। 2-1-1 करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? 2-1-1 करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है तो इस डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हमारे पास स्टार साइड में फेज टू फेज फॉल्ट है, स्टार साइड में फेज टू फेज फॉल्ट है तो डेल्टा साइड के अंदर, डेल्टा साइड में आपका क्या होगा, डेल्टा साइड में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लाइन साइड करंट डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा 2-1-1। और इसके लिए कि इस करंट को हम कैसे टेक केयर करते हैं या इस करंट को कैसे हम लोग अपने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स में लाते हैं तो वो हम जब अपना न्यूमेरिकल रिले का सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे टेक केयर किया जाता है। 2-1-1 करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में स्टार साइड के फेज टू फेज फॉल्ट में डेल्टा साइड में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन 2-1-1 है वो कैसे टेक केयर किया जाता है, ये हम न्यूमेरिकल रिले के प्रोटेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने एक टाइप का फॉल्ट डिस्कस कर लिया। सेकंड फॉल्ट जो हो सकता है वो है फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फिर से हम एक सेम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 वाइंडिंग हो गई, इधर की भी 3 वाइंडिंग पहले बना लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा वाइंडिंग है इस टाइप से और यहाँ पर मैं ये भी नहीं बता रहा कि ये YND1 है या YND11 है क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे एनालिसिस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा वाइंडिंग हो गया ABC, तो ये आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर बन गया। अब फिर से हम कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि ये कंडीशन है C फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, CG फॉल्ट ऑन स्टार साइड। अब स्टार साइड में CG फॉल्ट है। स्टार साइड में CG फॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि स्टार साइड में आपका जो है इस टाइप से करंट फ्लो होगा, इस टाइप से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। इस टाइप से करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 PU करंट है इस साइड में, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 1 PU करंट आ रहा है। अब अगर यहाँ पर 1 PU करंट है मतलब इस वाले में हमारे पास इस वाले वाइंडिंग में 1 PU करंट अगर स्टार साइड में है तो डेल्टा साइड में, क्योंकि हमने टर्न्स रेशियो, ये याद रखने वाली बात है कि जो टर्न्स रेशियो है वो हम 1:1 लेकर के चल रहे हैं अपने पूरे एनालिसिस को ईजी बनाने के लिए। अब अगर इस साइड में 1 यूनिट करंट है स्टार साइड में तो डेल्टा साइड में MMF बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 1 PU करंट होगा, ठीक है। लोड करंट को हमने 0 माना है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये 0 मतलब ये वाइंडिंग ओपन सर्किट है, ये वाइंडिंग भी ओपन सर्किट है। ये 0 हो गया तो ये ओपन सर्किट है। मतलब अपने एनालिसिस के लिए एक्चुअल में ओपन सर्किट नहीं है, ओनली हम करंट कैलकुलेशन करने के लिए इसको ओपन सर्किट मान करके अपना करंट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फिर से अपने सेम लॉजिक पर आएंगे। इस वाइंडिंग में 1 PU करंट आने के लिए हमारे पास पाथ क्या क्या हो सकता है, या तो इधर से मतलब जो आपका ये वाला फेज है वो करंट फोर्स करे, लेकिन वो करंट फोर्स कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो करंट इसलिए फोर्स नहीं कर सकता कि बीच में ओपन है। तो अभी आपके पास दूसरा पाथ क्या बन रहा है कि इस वाइंडिंग में करंट कौन फोर्स कर सकता है, ये C वाले लाइन। तो यहाँ से 1 PU करंट आने के लिए आपका क्या बना, ये 1 PU करंट इसने फोर्स कर दिया। तो जो 1 PU करंट हमारे पास इधर से आया वही 1 PU करंट इस साइड में आ गया। अब इस साइड में ये 1 PU करंट C फेज आपके लाइन के एंटर हुआ 1 PU, वो 1 PU आपका या तो इधर जा सकता था या इधर जा सकता है। बट इस साइड में आपको आगे ओपन सर्किट एनकाउंटर हो रहा है
तो दैट मीन्स इधर तो करंट जाएगा नहीं, आपका 1 pu करंट पूरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आने के बाद अब ये करंट क्या होगा, ये करंट यहाँ पर गया और यहाँ आने के बाद फिर से इस करंट के पास 2 पाथ बचते हैं। ये करंट 1 pu जो है आपका था वो या तो इधर आ सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन इधर फिर से नहीं जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जो उसको पाथ में ओपन सर्किट पाथ मिल रहा है। तो ये करंट 1 pu यहाँ से आया और इधर से निकल गया 1 pu। ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से 1 pu करंट था सी फेज में, एमएमएफ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 1 pu करंट। ये 1 pu कहाँ से आ सकता है, इस साइड से आ सकता है, इसीलिए ये 1 pu है। अब ये जो करंट है वो यहाँ पर आने के बाद या तो इधर जा सकता था या इधर, लेकिन इस साइड में पाथ है ही नहीं, ओपन सर्किट है, तो ये करंट बाहर निकल जाएगा ए के थ्रू। तो इस केस में क्या हो रहा है कि करंट अगर स्टार साइड में फेज टू ग्राउंड है तो डेल्टा साइड में ये फेज टू फेज फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फेज टू फेज फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है फॉर स्टार साइड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो स्टार साइड का फेज टू ग्राउंड फॉल्ट डेल्टा साइड के अंदर फेज टू फेज फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी अब जो इस सेशन में हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की सिर्फ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में, वाईडी ट्रांसफार्मर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की, और उसमें हमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स आए वो क्या है। फर्स्ट कि अगर स्टार साइड में फेज टू फेज फॉल्ट आएगा, स्टार साइड का फेज टू फेज फॉल्ट होगा, तो डेल्टा साइड में करंट डिस्ट्रीब्यूशन 2-1-1 रहेगा। सेकेंड चीज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि स्टार साइड में फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है, स्टार साइड में फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो डेल्टा साइड में वो फेज टू फेज में रिफ्लेक्ट होता है, डेल्टा साइड में फेज टू फेज में रिफ्लेक्ट होता है, फेज टू फेज फॉल्ट बन जाता है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इसके बेसिस पर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शंस में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, उनको हम आगे के सेशंस में देखेंगे। आगे के सेशन में ही हम एक और चीज़ देखेंगे। अभी हमने सिंपल केस कंसिडर किया है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में कैसे होगा। सेकेंडली 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग स्टार ट्रांसफार्मर और स्टार ग्राउंडेड, स्टार ये या स्टार ग्राउंडेड, इस टाइप का अगर कोई ट्रांसफार्मर है, चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। एंड 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रैफो विद डेल्टा टर्सरी, तो उसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। और जब हम डेल्टा टर्सरी की बात करें तो उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि आप लोगों ने आपको पता भी होगा कि डेल्टा वाइंडिंग जो होता है, हम बात करते हैं हमेशा जब भी लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि डेल्टा वाइंडिंग में जीरो सीक्वेंस करंट ट्रैप हो जाता है, जीरो सीक्वेंस करंट ट्रैप हो जाता है, ठीक है, ट्रैप होता है, मीन्स वो जीरो सीक्वेंस करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। डेल्टा वाइंडिंग प्रोवाइड्स path for circulating zero sequence current, for zero sequence करंट। और ये पाथ का मतलब क्या है कि इसके अंदर जीरो सीक्वेंस करंट सर्कुलेट होता है, जीरो सीक्वेंस सर्कुलेटिंग करंट होता है इसके अंदर। अब ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं। जीरो सीक्वेंस आपको पता है कि जीरो सीक्वेंस करंट का क्या मतलब है। जीरो सीक्वेंस करंट का मतलब क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट का मतलब है कि 3 डिफरेंट करंट, सेट ऑफ करंट IA0, IB0 एंड IC0, 3 करंट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नो फेज डिफरेंस। सो
नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री करेंट्स, तो ये होता है हमारा जीरो सीक्वेंस। तो अब डेल्टा वाइंडिंग में कैसे ट्रैप हो जाता है, तो ये मान लीजिए आपका एक डेल्टा वाइंडिंग है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक डेल्टा वाइंडिंग है। कोई भी तीन ये मान लेते हैं ए बी सी। अब मान लीजिए कि इस वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे पहले नॉर्मल करंट फ्लो था, अब एक साइड में आपके पास फॉल्ट आया, उसके कारण से पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस तीनों चीज बन गया। इनमें से मान लीजिए यहाँ पर जब करंट आया तो अब हमारे पास यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट जो है, तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी करंट आया तो ये हमारे पास है IA जीरो, IB जीरो, IC जीरो, इसी टाइप से कुछ होगा। अब IA जीरो, IB जीरो, IC जीरो मैंने सेम डायरेक्शन में क्यों दिखा रखा है, क्योंकि जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है, जीरो सीक्वेंस, वो आपका इसी टाइप से होगा, IA जीरो इक्वल्स टू IB जीरो इक्वल्स टू IC जीरो विदाउट फेज डिफरेंस, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब जो ये करंट है IA जीरो, जब ये IA जीरो करंट यहाँ पर आया तो इसके पास दो पाथ बनता है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इस करंट के पास दो पाथ बनता है। फर्स्ट पाथ क्या है कि ये करंट या तो इधर जा सकता है या यहाँ जा सकता है, ठीक है। जब ये करंट यहाँ आ गया आपका इंटरनल, तो पहले हम अंदर वाले पाथ को देखते हैं। ये करंट यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद अब इस नोड पर आएगा। जब इस नोड पर आया तब करंट के पास दो पाथ बचता है, या तो करंट इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। बट ये करंट, जो ये करंट आपका आ रहा है, वो इधर नहीं जा सकता है। इधर क्यों नहीं जा सकता है? इधर इसलिए नहीं जा सकता कि अगर करंट इधर की तरफ गया तो इन दोनों का जो एंगल डिफरेंस है वो अब जीरो नहीं रहेगा, वो एंगल डिफरेंस 180 हो जाएगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, 120, 140, 160, 70, 80 कुछ भी है, मतलब जीरो नहीं रहेगा। अगर ये करंट इधर गया तो जीरो नहीं रह सकता। दैट मीन्स इस करंट के लिए पाथ क्या बचेगा, ये करंट सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। लाइकवाइज अब ये करंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद फिर से इसके पास है करंट, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। बट अगेन ये करंट इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इधर जाएगा तो एंगल जीरो नहीं रहेगा। तो ये करंट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अब फिर से ये करंट आपको यहाँ पर आया। जब यहाँ पर आया तब करंट के पास दो पाथ है, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। इधर नहीं जा सकता क्योंकि इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, रूल आउट। आपका करंट यहाँ पर ही आ गया। दैट मीन्स एक बार जीरो सीक्वेंस करंट अगर वाइंडिंग के अंदर इन हो गया डेल्टा वाइंडिंग में, तो अंदर ही अंदर सिर्फ सर्कुलेट होता रहेगा। इसके कारण से इसको कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड डेल्टा वाइंडिंग। और सर्कुलेटिंग जीरो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आपका कभी फॉल्ट आएगा तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। तो अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूं सिंपल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, तो सिंपल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में आपको पता है कि फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा, I पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल्स टू I नेगेटिव सीक्वेंस इज इक्वल्स टू I जीरो सीक्वेंस। तीनों बराबर होते हैं। अगर तीनों बराबर है तो इस अगर मान लीजिए टोटल करंट जो है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट्स में से 1 यूनिट पॉजिटिव सीक्वेंस है, 1 यूनिट नेगेटिव सीक्वेंस है, 1 यूनिट जीरो सीक्वेंस है। तो जब भी कभी फॉल्ट आएगा तो 3 यूनिट करंट में से 1 यूनिट करंट आपका जो है वो डेल्टा वाइंडिंग के अंदर ही सर्कुलेट होगा। 1 यूनिट करंट जो है, जो भी डेल्टा वाइंडिंग के करंट है, मतलब ये जीरो सीक्वेंस करंट का जो है 1 यूनिट करंट वो है इस वाइंडिंग में सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट इन डेल्टा वाइंडिंग। और इसका क्या इफेक्ट होता है, या डेल्टा वाइंडिंग जैसे कि मतलब थियोरेटिकली पता ही है कि डेल्टा वाइंडिंग हम जीरो सीक्वेंस करंट को एक पाथ देने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, जब हम बात करेंगे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर की और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के डिस्कशन के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि डेल्टा वाइंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों डेल्टा वाइंडिंग इंट्रोड्यूस किया गया। और जब हम 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात कर लेंगे, जब हमें समझ में आ जाएगा कि डेल्टा वाइंडिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद हम फिर आएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर कि ऑटो ट्रांसफार्मर सबसे पहले क्यों यूज किया जाता है। और जब ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में आ जाएगा तो फिर हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर विद टर्सरी डेल्टा। और देन उसके अंदर दो डिफरेंट कंडीशन हो सकता है कि टर्सरी लोडेड भी हो सकता है, टर्सरी अनलोडेड भी हो सकता है। तो इन अलग अलग केसेस में जब हमें फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करना होता है, फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूशंस कैसे निकालना है, समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए
ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन समझना बहुत इजी है। ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शंस में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। हम आगे आने वाले सेशंस में एक एक करके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी करंट कंट्रीब्यूशंस वाला में ही, करंट डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन जो भी है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही आने वाले सेशन में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दूसरा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि यही सेम आ जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर विद टर्सरी डेल्टा। तो ये हम होपफुली नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जब भी हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उस टाइम पर इसकी बात करेंगे। और जब ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी तो हम एक और फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करेंगे कि व्हाई स्टार पॉइंट्स आर ऑलवेज मेड, व्हाई स्टार पॉइंट्स आर formed towards protected object। ये दोनों चीज मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन और ये स्टार पॉइंट व्हाई इट इज फॉर्म टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज जब हमें क्लियर हो जाएगा और फेज शिफ्ट हमें पहले से ही क्लियर है कि फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर में कैसे होता है, तो डेफिनेटली हम बेटर पोजीशन में होंगे ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को समझने के लिए, ट्रांसफार्मर के आरईएफ प्रोटेक्शन को समझने के लिए, और साथ ही साथ बैकअप ओवरकरेंट और अर्थफॉल प्रोटेक्शन को भी समझने के लिए। कोऑर्डिनेशन की भी बात करेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल रिले में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, सभी चीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यही तक रखते हैं। ये सभी टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में एक एक करके डिस्कस करेंगे। होपफुली आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, ये वीडियो अगर आपको सही लगा हुआ हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन सभी कंसेप्ट के साथ रूबरू हो सके, इन सभी कंसेप्ट को समझ सके। और जो हमारा मेन मकसद है कि एक बेटर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स का ग्रुप फॉर्म करना, बेटर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स फॉर्म करना, कि जो प्रोटेक्शन इंजीनियर्स सिर्फ वो नहीं होते कि जो मतलब आपका डीआर देख करके सिर्फ बता दिया कि क्या आया था फॉल्ट, बल्कि उसके एक एक कंसेप्ट उसको पता होना चाहिए कि क्यों एक पर्टिकुलर टाइप का अगर फॉल्ट आया तो क्यों वैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग के बीच में कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बेसिस पर किस टाइप से प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा, स्टार पॉइंट उल्टा फॉर्म हो गया है सीटी का तो क्या होगा, सीटी रेशियो गलत सेलेक्ट किया है तो क्या होगा। अगर एक एक फंडामेंटल कंसेप्ट हमें क्लियर है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा अच्छे प्रोटेक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा खुद डेवलप हो सकते हैं और दूसरों को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और देखते रहिए इस चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में उसे इम्प्रूव कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में किसी एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक आप देखिए और इन्जॉय करिए और लर्न करिए। बाय बाय।